नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि हम लेट हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि परीक्षा से पहले ये श्रृंखला पूर्ण रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध कर पाएँ। क्योंकि ये परीक्षा से अगर पहले हम पढ़ते व्याकरण के सत्र को, हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें मिस हो जाती। तो ये एक तरीके से त्वरित दोहरान व्याकरण का है। और दूसरी बात है कि ये रिवीजन में है, तो आप इसे तुरंत के तुरंत कैच करने की कोशिश करें। पहले से हम पढ़ चुके हैं, उन बातों को आप इसमें मिलान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण को हम 4 से 5 खंडों में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा वर्ण, शब्द, शब्द को आगे पद कह देते हैं। फिर होता है आपका शब्द के बाद में वाक्यांश होता है, वाक्य का, और वाक्य होता है। उसके बाद में आपका वाक्य हुआ, वाक्य से गद्यांश या पद्यांश हो जाता है आपका, ठीक है, पैरा होता है। तो इस प्रकार से फिर वो एक सार्थक पैराग्राफ बन जाता है। वाक्य ही सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, ठीक है, वर्ण से होते हुए। वर्ण और शब्द के बीच में एक अक्षर नाम की एक इकाई भी आती है। ओके, तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को क्रमवाइज जानेंगे, थोड़ा जल्दी जानेंगे, इस कारण से कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा भाषा का परिचय जान लें। और भाषा की श्रृंखला अलग चलाने के लिए समय है नहीं है, थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भाषा के बारे में जान लेंगे। बड़ी परीक्षा है तो व्याकरण ज़रूरी है। ये व्याकरण में, इसमें एक तरीके से आपको व्याकरण कसौटी पे ही परीक्षा दी जाती है, ठीक है। साहित्य का इतना महत्व नहीं होता है। दूसरी हमारी श्रृंखला जो चल रही है आपकी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली, उसमें आपको 8-7 क्लासें 2-3 दिन में मिल जाएगी, ताकि आपका मोटा मोटा कवर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम वर्ण विभाग पर। पहले भाषा का परिचय जान लेते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है आवाज़ या वाणी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ठीक है। व्याकरण शब्द वि आ करण 3 शब्दों से बना है। वि धन आ धन करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना या पृथक पृथक करना या विश्लेषण करना। हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपसे कहा वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग, वाक्य विभाग, ठीक है। अब वर्ण विभाग के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ विशेष जानकारी हम जान लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा जानते हैं। वर्णमाला को परिभाषित करने के लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखेंगे, उसको आप ध्यान से रखिए। देखिए, वर्णमाला क्या होती है। देखिए, वर्णों, और वर्णों को हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। वर्ण और लिपि चिन्ह एक ही है। तो आइए हम जान लेते हैं। देखिए, वर्णमाला की परिभाषा कह सकते हैं हम कि वर्णों या दूसरा नाम है इसका लिपि चिन्हों। वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं, और जो लिपि होती है वो भाषा का लिखित रूप होता है, बस के
क्रमबद्ध समूह को, है ना। मतलब क्रम से होगा तो ही लिपि होगा, ठीक है। वर्णों या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम व्याकरण कह सकते हैं, या फिर वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला को हम व्याकरण कह सकते हैं। आगे वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को भी हम व्याकरण कह सकते हैं। आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, व्यवस्थित शब्द और जोड़ सकते हैं ना। व्यवस्थित भी होता है, और वही बात है, एक व्यवस्था होगी तभी तो उसको माला कहेंगे, व्यवस्था होगी तभी उसको वर्णमाला कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नोट डाउन आप करते जाइएगा, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है मैंने आपको। यहाँ ये खाली जगह इसीलिए है कि हम इसको समझ सकें। ये PDF आप अपने पास ले करके इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या का कई बार विवाद चलता है, तो उसे भी आप एक बार समझ लीजिए। ये जो संख्या है ये ऑथराइज है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 53 है। 53 कैसे कैसे है देखिए। 11 आपके स्वर है, 25 आपके ये स्पर्श है, 4 4 4 के 3 ये टुकड़े हैं, 2 ये है, ये 40 है, और 2 वर्ण जो है आपके और जोड़े हैं। यहाँ पर नीचे एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ा है, ऐसे करके आपके 53 हो गए। अगस्त 2024 से पहले ये 52 माने जाते थे, क्योंकि ये एक वर्ण आपका नहीं जुड़ा था, है ना। अगर वर्तमान में पूछ ले कोई संशोधन के बाद में, तो आपको 53 ही उत्तर देना है, ठीक है मित्रों। भाई तत्काल में जो है, तत्कालीन परिस्थिति में आपके 53 आएंगे, और अगर आपसे कतई कुछ दे के नहीं पूछे, कुछ भी नहीं दे, तो 53 कर देना भैया, ओ सॉरी 52 कर देना, क्योंकि वो हो सकता है पुराने पैटर्न पे ही पूछ रहा हो। अगर आपको कोई समय दे दे या वर्तमान में दे दे, सिर्फ वर्तमान भी लिख दे, तो भी आपको 52 ही करना है, क्योंकि वर्तमान में कितने हैं, तो इसका मतलब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार ये है आपके, ठीक है। आगे देखिए आप, लेखन की दृष्टि से जो है 45 माने हो, उच्चारण की दृष्टि से 45 माने जाते हैं। ये लेखन की दृष्टि से कुल वर्ण आपके ये इतने सारे हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो 45 ही माने जाते हैं। आपस में ये आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। वर्णों का विभाजन कह सकते हैं हम इसको, है ना। वर्णों का विभाजन, विभाजन के अंतर्गत हम जान लें कि एक तो होता है हमारा स्वर, भाई एक तो आपका स्वर होगा विभाजन में, इधर एक होगा व्यंजन, एक बीच में हो जाता है आपका अयोगवाह, एक होता है अर्धस्वर, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अर्धस्वर कौन से होते हैं, एक कुछ चिन्ह जो होते हैं ना, वो चिन्ह ना ही तो आपको स्वर में मिलेंगे, ना ही आपको व्यंजन में मिलेंगे। हम उन चिन्हों को अलग से रख लेते हैं, वो सिर्फ बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये अयोगवाह की तरह ही है ना। वो हम आपको समय आने पर अवश्य समझा देंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये चिन्ह आपके जो है वो आपकी अयोगवाह है, ये सिर्फ चिन्ह ही है ना। अयोगवाह जो है ना आपके, ये चिन्ह ही है, इनका कोई प्रयोग नहीं आता है, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। आगे देखिए आप, अब मैंने आपको बताया कि लेखन की दृष्टि से आपके भावांत वर्ण है, एक वर्ण और जुड़ गया, 53 हो गए हैं। और अगर आप उच्चारण की दृष्टि से पूछेंगे तो 45 है।
आगे बढ़ते हैं हम। स्वर हमारे 11 है, अ, आ, ई, उ, री। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये कुल 11 है। अयोगवाह इनमें नहीं जुड़े हैं, ध्यान रखना, वो स्वर में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब आपसे पूरे पूछे जाए तब आप एक बार सोच के देखें कि भाई आपसे कैसे पूछ रहा है, पूछने के ऊपर है। देखिए आगे, स्पर्श व्यंजन 25 है, कै वर्ग, छः वर्ग। जब आप किसी को इनको पढ़ेंगे ना तो आगे वाले वर्ण के आधार पर इनका वर्ग बांट देंगे, कै वर्ग, छः वर्ग, पै वर्ग, टै वर्ग, ऐसे। ठीक है, तो ये वर्ग के आधार पर इनका जो मुखिया है उसका वो भी जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये रह उष्म व्यंजन ये कहलाते हैं, स, ह। संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन ये कहलाते हैं, विशिष्ट ये है आपका, अयोगवाह ये है, और कुछ आगत ध्वनियाँ भी है, ये व्यंजन के अंतर्गत ही आती है, क, ख, व, ज। ये नुक्ता होता है, ये चिन्ह पूछा जाता है आपसे, और एक ओ की भी ध्वनि आपकी अंग्रेजी से आगत है। मित्रों एक बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, एक ये जो इनके नीचे लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये नुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? नुक्ता। नुक्ता होता है, ये उर्दू का है, फारसी लिपि में आपका ये आता है। नुक्ता आपके यहाँ भी है लेकिन यहाँ अलग जगह लगे हुए हैं, एक वही टिप की है लेकिन यहाँ गलत तरीके से लगाई हुई है तो नुक्ता कहला गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वर्णमाला ये है, आप एक बार जो ये सारी व्यवस्था मैंने आपको समझाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में हम स्वर की ओर चलेंगे। ठीक है भाई, पहले जब हम अध्ययन करेंगे तो स्वर को ही अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इनको बोलेंगे ए आ ई ई तो इनको लिख भी सकते हैं अलग से। जब हम अंगूर लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये अयोगवाह है, कोई बात नहीं, इसने इसको स्वर दे दिया होगा, हो सकता है आप कह देंगे। लेकिन अगर हम अनार लिखेंगे ना भाई साहब, तो अनार को आगे लिखेंगे। किसी के अगर सिर्फ जोड़ने के ही काम में आता ना ये, तो आपको इसको कुछ और भी लिखना पड़ता है, लेकिन ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन ए का स्वतंत्र रूप है ये इसका मात्रिक रूप है, ये इसका वर्णिक रूप है। ये ध्यान रखिए मात्रिक और वर्णिक क्या चीज़ है। ठीक है, तो मात्रिक रूप जो स्वर का है वही स्वर में हम गिनते हैं, वर्णिक रूप जो वर्णिक रूप है वही गिनते हैं, मात्रिक रूप हम मात्रा मानते हैं उसको, है मात्रिक रूप को मात्रा कहते हैं। ये स्वर की मात्रा जो है मात्रिक रूप है स्वर का, ध्यान रखिए। जो मात्रिक रूप है ना आपका, ये ए आ की मात्रा है, ए की कोई मात्रा नहीं है। छोटी ई के लिए आपकी जो मात्रा है वो इस प्रकार आएगी, बड़ी ई के लिए इस प्रकार आएगी, ऊ के लिए कुछ इस प्रकार आएगी, बड़े ऊ के लिए ऐसे ऐसे मात्राएं आपको लगानी पड़ेगी। ये आप मात्रा बिल्कुल क्लियर जानते ही हैं और स्वरूप में आपको यहाँ समझाऊंगा एक एक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानने योग्य। देखिए पहले परिभाषा जानते हैं हम, स्वर की परिभाषा क्या है। पहली बात तो विशेषता ही परिभाषा है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो विशेष बात है उसको हम बताएंगे तो उसकी जो खासियत है हम उसको परिभाषा के रूप में इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। देखिए क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। वर्ण तो ये है ही ना, अभी कौन से शब्द हुए हैं ये, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। या फिर एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मूलतः स्वर, सामान्यतः स्वर हिंदी में 11 ही होते हैं और कुल स्वर अगर आपसे पूछ ले तो 13 होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, थोड़ी देर पहले भी, अगर आपसे कुल स्वर पूछ ले तो अयोगवाह भी जोड़ लेना है, और मूल स्वर पूछे
तो सवाल अलग है, लेकिन मूल तय स्वर पूछे, ध्यान रखना, मूल तय स्वर पूछे तो, मूल स्वर अगर आपका पूछ लेगा ना भैया, तो मूल आपके होते हैं ए, ई, ऊ और ये आपका री। ये री तो आज हिंदी में है ही नहीं, चलता ही नहीं है, लेकिन इसको भी मानते हैं, ठीक है। ए, ई, ऊ, री, ये 4 ही आपके मूल स्वर हैं और बाकी इनसे बने हुए हैं संधि स्वर कहलाते हैं। ये भी आगे मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मूल रूप से स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होती है, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 होती है। स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये होते हैं आपके स्वर। और मात्रा के आधार पर अगर इनको हम बांटे तो मैंने आपको कहा था कि हाँ ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अब हम जान लेते हैं। एक बार ये देख लीजिए आप, स्वर की एक परिभाषा मैंने बताई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने सकने वाले वर्ण आपके स्वर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा आप ऐसे लिख लीजिए, वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं या बोले जा सकते हैं, ठीक है। प्रयोग में भी तो ला सकते हैं ना, अपन इनको सीधा लिखते हैं ना, बोले जा सकते हैं, ठीक है भाई। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब स्वर मूलतः आपके पढ़ ही लिया आपने। अब इनका जो है वर्गीकरण हम पढ़ लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कैसे पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ 2-3 बातें हम जान लेते हैं कि एक तो मात्रा क्या होती है। मात्रा का अर्थ होता है वर्ण को दर्शाने वाली, एक वर्ण को दर्शाने वाला एक चिन्ह होता है, ठीक है, उसको मात्रा हम कह सकते हैं। अब वर्ण में भी सिर्फ स्वर को ही दर्शाती है मात्रा, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन का सिर्फ वो रूप होता है, वर्णिक रूप, जो मात्रा कहलाती नहीं है। कहने का अर्थ है कि स्वर वर्ण की उपस्थिति दर्शाती है ना, कि स्वर कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है, वही मात्रा कहलाती है उसकी। और मात्रा की इससे पहले मैंने आपको वो बताया ही था कि लिपि चिन्ह का मात्रिक रूप जो है वो मात्रा कहलाता है, ठीक है। वे लिपि का वर्ण का मात्रिक रूप, मात्रिक कौन सा है, लिपिक रूप, वही आपकी मात्रा कहलाएगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और मात्रा के आधार पर अगर हम स्वर देखें तो 11 होते हैं। कारण है कि 10 होते हैं, इसमें एक की मात्रा नहीं है, आपके ए की मात्रा नहीं है, इसीलिए इसको आप 10 ही समझ सकते हैं। ए और आ एक ही मात्रा प्रदान करते हैं, ए कभी मात्रा प्रदान नहीं करता, ए सभी में माना जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको उच्चारण के आधार पर देखें तो आपका ये वही 11 में होगा, और इसमें अगर 2 अयोग भाग भी जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए मात्रा का विभाजन पढ़ लेते हैं अब हम। मात्रा के प्रकार एक तरीके से हैं। पहले लगने वाली मात्रा कौन कौन सी है, पहले सिर्फ आपकी ई लगती है बस, ये वाली ई, और कोई पहले लगती हो तो हम मेरे को बता दीजिए। पीछे कौन कौन सी लगती है भाई, पीछे तो बहुत सारी मात्राएं लगती हैं आपकी। आ की मात्रा आपकी हो गई, बड़ी ई की मात्रा आपकी हो गई, ए की मात्रा सिंगल वाली हुई, ओ की मात्रा आपकी सिंगल वाली हुई,
है ना। एक ये ओ, ऐसे ये ओ, ऐसे डबल मात्रा सिंगल मात्रा सारी आपकी इसी में आती है ना। एक सिंगल आएगी पहले, भाई ये डबल वाली हो गई, तो पहले इसको हम सिंगल करते हैं, ये सिंगल ये डबल, ए आई ओ और ये आपका औ। ये मात्राएं हो गई आपकी, एक एक ये हुई, 2 3 4 5 6 मात्राएं, ठीक है। और अब आपकी नीचे लगने वाली देख लीजिए, नीचे कौन कौन सी लगती है भैया, एक तो छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ। अब ऊपर कौन कौन सी लगती है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो 2 मात्राएं मैंने आपको बताई थी ना, ये ऊपर लगती है, यहाँ से इनको आप हटा सकते हैं, ये दोनों ऊपर लगती है, ठीक है, नीचे नहीं, ये पीछे नहीं लगती, ऊपर लगती है। और एक नीचे में आपकी ये री भी लगती है। अब बताओ कितनी मात्राएं हुई, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक प्रकार था 5वां जो ऊपर लगने वाला था, वो इन्होंने नहीं दिया है। देख लीजिए मात्रा के आधार पर, अगर हम छोटी मात्रा देखेंगे तो निधि शीरा जिसका इसका वो भी, और अब राधा नीलम सोनम गौरी आता है पीछे, आता है ये अंक अह की मात्रा भी पीछे आपकी लगती है। ऊपर की मात्रा में अगर हम देखेंगे तो अंक की मात्रा भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। ओके, तो जैसे पैर, शहर, आँख, चांद, देवेंद्र मात, और अगर आपकी नीचे वाली मात्रा देखेंगे तो दीपू, कुसुम इत्यादि शब्द इनसे बनाकर देख लीजिए। एक नोट करने वाली बात यहाँ इन्होंने बताई है, ई और री वर्ण है, स्त्रीलिंग वर्ण इनको कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर कोई पूछ ले कि स्त्रीलिंग वर्ण किनको कहा जाता है तो ई और री को स्त्रीलिंग वर्ण कहा जाता है। अन्य सभी अल्प प्राण सघोष होते हैं, विसर्ग महाप्राण होता है। ये प्राण वगैरह का भी प्रश्न आपके पास में बहुत आता होगा। तो स्वरों का कोई प्राण नहीं है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, एक तो अल्प प्राण होते हैं सारे स्वर, ठीक है। दूसरा अगर घोष पूछ ले तो सारे सघोष होते हैं, सिवाय विसर्ग महाप्राण होता है। ओके, प्राणत्व के आधार पर इनका विभाजन तुरंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल ये जो आपकी रामायण मैंने यहाँ लिखवाई है, एक बार इसे आप देख लीजिए, कौन कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। वैसे यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आप आराम से इसको ध्यान से देख ही लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मात्रा तो आपको देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम, स्वरों का वर्गीकरण एक बार जान लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, देखिए। एक तो आपका उच्चारण काल के आधार पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पर किया गया है, और एक ओठों की स्थिति के आधार पर किया गया है, मुंह खुलने के आधार पर किया गया है, ठीक है। ये 5 प्रकार से वर्गीकरण आपका इसमें किया गया था। कोई विशेष बात अगर आपको ऊपर वाले चैप्टर में लग रही है तो आप अवश्य बताइए। समय के अनुसार हम आगे चल रहे हैं। एक बार 12 खड़ी आप लिख के देख लीजिएगा, सारी मात्राएं आपको समझ आ जाएगी कैसे लेकर के और अंग अह तक, और उसमें आपको अंग और अह नहीं लिखना है, बाद में उसको अलग से लिखना है, ठीक है।
आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। एक बार स्वर लिख लीजिएगा ऊपर, जैसे यहाँ मैं आपको लिखा रहा हूँ ए आ ई ऊ, और फिर कै का की कू लिखिए, फिर नीचे अहंग अह बाद में लिखना अलग पेन से, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी मात्रा कहाँ लग रही है। ये पूछा जाता है भाई, है ना, पूछी जाती है चीज़ें। ये यहाँ पर आप बच्चों की तरह मत मानो कि ये बच्चों की तरह हमको बता रहे, नहीं, ये चीज़ें पूछी जाती है, ऐसे घुमा के पूछी जाती है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए, है ना। क्या कहा देखिए, स्वर की मात्रा, व्यंजन की मात्रा के बारे में। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है वही स्वर की मात्रा कहलाती है, और वही उसका लिपि चिन्ह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर स्वर की मात्रा का प्रश्न एक बार आया होगा, तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे। अभी मैंने यही कहा था कि किसी व्यंजन को उच्चारण देने के लिए, है ना, उच्चारण देने के लिए यानी व्यंजन को लिखने के लिए कह सकते हैं हम, भाई उच्चारण तो दे ही देंगे, लेकिन लिखेंगे जिस रूप में उसी को तो कहेंगे। लिखने के लिए जिस लिखने के लिए स्वर के जिस रूप का प्रयोग होता है ना, वही उसकी मात्रा होती है। बस ये समझ लीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है भाई, जिस रूप का प्रयोग होता है ना उसी को हम स्वर की मात्रा कह सकते हैं। जैसे आ ई ऊ की ये जो मात्राएं हैं अभी मैंने आपके समक्ष ये बताई, ये सारी मात्राएं ये स्वर की मात्रा है सब ये। ठीक है, कोई सवाल आपका हो तो अवश्य तुरंत बताइएगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मैंने बताया आपको 4-5 रूपों में किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, और भी कोई आधार हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक वर्गीकरण को एक एक बार में जान लेते हैं। आइए हम स्वरों का वर्गीकरण जानें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो उसका आरंभ जो स्वर होता है वो मूल रूप में लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ लगाकर 2 या 2 से अधिक स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, दूसरा स्वर आपका आता है वास्तविक रूप में। जो स्वर का वास्तविक रूप होता है वर्णिक रूप, है ना, ये लिखा जा सकता है। आपके लिखने वाला पॉइंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक है री स्त्रीलिंग माने जाते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो ये थी नोट डाउन करने वाली बात इसमें। अभी जो ऊपर वाला चैप्टर आपका एक तरीके से क्लोज हो गया, एक बिंदु। तो लिखने वाली बात यहाँ पर ये थी कि शब्द की शुरुआत अगर किसी से होगी, जैसे मैंने आपको बताया अनार, तो अनार में अगर की शुरुआत हमारी स्वर में हुई है तो पहला जो स्वर है वो मूल रूप में आएगा, कहीं भी कभी भी आप देख लो। और दूसरी जो बात थी नोट डाउन करने वाली वो ये थी कि अगर किसी में व्यंजन के बाद लगातार 2 स्वर आ जाते हैं तो पहला स्वर तो जो उसका मात्रिक रूप में आता है, लेकिन दूसरा स्वर उसका मूल रूप में आ जाएगा। कैसे, देखिए, हमने लिखा शुरुआत। अब इस शुरुआत में क्या था, ये रू तो स्वर ही है आपका, रू स्वर है, और ये फिर आ आया तुरंत, तो आ भी तो स्वर है, तो स्वर मूल रूप में आया ना आ, वो ये बात। ये जो 2 बातें थी वो मैंने आपको बताई दी नीचे। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अब हम जान लेते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कालमान को मात्रा कहते हैं,
ओके, कालमान का मतलब जो जितना उसको उच्चारण में समय लगता है ना। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, बोलने में लगने वाला समय, है ना, वो समय जो लगता है आपका, वही आपका कहलाता है कालमान। आगे आप बढ़े। इसके आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक आपका हुआ ये, एक आपका हुआ ये, क्या है बोलने में क्या फ़र्क है? एक आपका हुआ ये, एक आपका हुआ ये, क्या फ़र्क है बताइए? ए आ, थोड़ा ज़्यादा हुआ ना, ई। तो इसमें ये जो फ़र्क है, बस यही आपका वर्गीकरण का आधार है, और इसी को आप समझें। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें कम समय लगता है वो लघु, जिसमें ज़्यादा लगता है वो दीर्घ। गुरु का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, और ये ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु का अर्थ भी छोटा ही होता है, ठीक है। तो इसकी सामान्यतः परिभाषा अगर हम देखें तो ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं, ध्यान रखिए, ये मूल है, इन्हीं के आधार पर आगे पूर्व स्वर बने हुए हैं। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री, ठीक है। यहाँ परिभाषा लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बस वो आपके लघु स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, छोटे भी इनको कहते हैं, मूल भी इनको कहते हैं, है ना। और ये आपके ए आ ई उ है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, परिभाषा आपके कॉपी पेन पे लिख लीजिए, आएगी कहीं ना कहीं आएगी, है ना। एक परिभाषा आपकी इसकी ये भी हो सकती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर के मुकाबले आधा लगता हो, है ना, समय लगता हो, वो आपके कहलाएंगे लघु। ध्यान रखिए, बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये इसमें आधा लगेगा, उसमें डबल समय लगेगा। अब ऐसे ही आपकी परिभाषा बन जाएगी आपके दीर्घ की। बस दीर्घ की परिभाषा में इतना अंतर है कि यहाँ जो है आपका ये आधे की जगह है दुगना, आधे की जगह क्या है, दो गुना या दुगना, क्योंकि दुगना समय लगता है
तभी जा कर के उसको बोला जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर लिखा आ, बोले का समय लगेगा ई, अब मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, ए और आ, टाइम लगेगा ना। तो वही बात है, इनका आधा लगता है, इनमें डबल लगता है। भाई इनकी परिभाषा आप लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर के मुकाबले, है ना, या ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगना समय लगता है, बस वही आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगना समय लगता है। अब साधारण परिभाषा लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, बस ये ध्यान रखिए आप। उसमें कम लगेगा, इसमें अधिक लगेगा, वही आपका कहलाएंगे। अब एक और है परेशानी कि कौन कौन से हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कह सकते हैं, जोड़ करके बनाए रहते हैं, उन्हीं के रूप होते हैं ये, है ना, उन्हीं को थोड़ा सा विस्तार करके आपके बनाया हुआ रहता है। तो संधि स्वर कौन से होते हैं, वो दीर्घ स्वर ही होते हैं आपके ज़्यादातर। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात इन्होंने बता दी है। शायद ये कह रहे हैं कि संस्कृत में प्लुत नाम से एक तीसरा स्वर भी माना गया है, पर इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है, जो किसी को पुकारने में काम आता है। बिल्कुल राइट बात है। राधा, मोहन, जैसे मैं कहूँ राधा तो राधा साधारण में लिख देंगे, अगर मैं कहूँ राधा तो फिर वो ये वाला राधा आएगा। मोहन कहोगे मोहन, तो ये बीच में जो लंबा खिंच जाता है ना आपका बोलने में, बस वही आपका प्लुत है। प्लुत स्वर ही कहा जाता है। स्वर का मतलब बोलने का जो वो है ना समय, वो स्वर कहलाता है। जब हम संगीत पढ़ते हैं ना तब, तो वो स्वर यहाँ पर प्लुत स्वर लिख दिया इन्होंने। अब आप इसमें कोई आपत्ति रखते हैं तो आप अवश्य तुरंत कमेंट करिए। मेरी तरफ से स्वरों का जो पहला वर्गीकरण है उच्चारण काल के आधार पर, वो क्लियर हो गया है। आप उच्चारण काल के आधार पर कभी भी वर्गीकरण पढ़ें तो दो प्रकार से पढ़ें, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु स्वर। और ह्रस्व में आपके ए आ ई आएंगे, ए आ ई री। और अगर दीर्घ पूछ ले आपसे, आ ई उ ए आई ओ औ, हाँ। और अब अयोगवाहक स्वर नहीं है। अगर अयोगवाहक का कोई पूछ ले कैटेगरी दोनों में, समझना मेरी बात को, अगर अयोगवाह आपका लघु और दीर्घ में पूछ ले तो वो दोनों ही आपका दीर्घ में लगा देना है, आपको लघु में नहीं लगाना है। अंग अह कहता है कि अंग आपका लघु में आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको दोनों ही दीर्घ में लगा देना है। अगर आ जाए कभी तो गलती से, क्योंकि आयोग किसी प्रकार से आपको फंसा सकता है। दूसरा आधार है आपका उत्पत्ति का आधार। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो स्वर दो प्रकार के होते हैं आपके। दो कौन कौन से प्रकार है देखिए लीजिए। पहला प्रकार है मूल, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। दूसरा है संधि। मूल में वही जो संस्कृत के धातु से निकले हैं, मतलब ये जो संस्कृत से आए हैं, हमारी मूल भाषा जो संस्कृत थी, आ ई, और ये आपका छोटा वाला ऊ, और ये री। री भी छोटी बड़ी है, लेकिन आपको एक ही री पे ध्यान देना है, भूल जाना है दूसरी री को। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है इनकी परिभाषा क्या होगी समझ लीजिए एक बार। परिभाषा कोई खास पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। मूल की परिभाषा आपकी होगी वे स्वर जो पिछली भाषा से सीधा उसी रूप में हिंदी भाषा में काम आ रहे हैं। इसे कैसे लिखना है आपको, वे स्वर जो
पिछली भाषा से, हिंदी भाषा में पिछली का मतलब है संस्कृत भाषा से, ऐसे भी लिख सकते हैं वे शब्द जो हिंदी की जननी भाषा से, पिछली जो संस्कृत है आपकी उस भाषा से यहाँ पर उसी रूप में काम आ रहे हैं, वे स्वर आपके मूल स्वर हैं, उसी रूप में जाने जा रहे हैं, ये इसी रूप में जन्मे थे। ये कह सकते हैं वे स्वर जो इसी रूप में जन्मे थे, मतलब इस भाषा में इसी रूप में आए हैं, पिछली भाषा में जो भी थे वो भूल जाइए आप इस शॉर्टकट परिभाषा लिख लीजिए, वे स्वर जो इसी रूप में जन्मे थे, इसी रूप में इस भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप लिख लीजिए वे स्वर जो किसी और से मिलकर बने हैं, वे आपके संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके मूल और संधि का भेद है। अब ये एक बार आप संधि में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। आ, ई, उ, री की भी बड़ी री आती है आपकी इस प्रकार से। ये आपका ए, आई, ओ, औ। कोई डाउट परेशानी हो तो तुरंत बताइएगा। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे इस पर सवाल हम करेंगे, बात होगी आगे। ठीक है, एक बार नीचे जो चार्ट बना हुआ है उसकी ओर नज़र दौड़ाइए, आप मेरी तरफ देखिए। उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने बांटे मूल स्वर और संधि स्वर। इसमें आपको मूलों को हिर्स भी कहते हैं, ये लघु भी कहते हैं, सजातीय भी कहते हैं इसको, हाँ गुरु। और ये आप इनका देखिए। अब ये जो आपके हैं जो ये आपके दीर्घ स्वर थे उनको 2 भागों में बांट लिया इन्होंने, मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। तो मूल दीर्घ वो है जो मूल शब्दों से मिलकर तुरंत बने हैं, मतलब इनके बीच में कोई तीसरा नहीं है, ये इसी के रूप से बने हैं। ये सजातीय इसीलिए कहलाते हैं कि वो उसी जाति के वर्ण से मिलकर बने हैं, इसीलिए ये सजातीय कहलाते हैं। और विजातीय ये है कि दूसरे वर्णों से भी इनका मिश्रण है, इसीलिए ये विजातीय कहलाते हैं। दूसरे जाति से क्या कह सकते हैं हम, देखिए जब इनकी हम परिभाषा जानते हैं, इनको हम पढ़ते हैं एक एक खोल के, तब ये बातें समझ में आती है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप ये एक बार लिख लीजिए, नहीं तो नीचे के चार्ट से लिख लीजिएगा। अभी क्लियर कर देते हैं इस बात को, आप एकदम टेंशन मत करिए, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार मैं आपको ये बात अभी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। मूल थे आपके ए, आ, ये ई। ठीक है, अब संधि पढ़ ली होगी आपने, मैंने भी पढ़ी है। जब ए में ए लगाते हैं अपन तो बनता है आ। ठीक है, तो अब ये आ का तो यहाँ से स्वरूप हट गया, ए के बाद में ए लगा, इसलिए आपका ये आ हो गया। मूल स्वर में आ नहीं है, ए है। ठीक है, ए ई और ये ऊ, ई और ये ऊ। ठीक है, ई की भी वही खासियत है, ई प्लस ई बराबर आपका होएगा बड़ी ई। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऊ की भी वही कहानी है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, तो इस ऊ में आप छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़िए, एकदम बड़ा ऊ आ जाता है। ये आपका नियम है। तो ये जो नियम है, ये जो बना है, ये आपका होता है सजातीय। भाई ये इसी का भाई है नहीं है, सेम का सेम है, कुछ फर्क है क्या? ये इसी की बहन है, ये इसी का भाई है, ये सजातीय है एकदम। ऐसा कैसा ही है, उनका उच्चारण ही एक जैसा है, दोनों एक ही जैसे है। भाई एक आम और एक आम, 2 आम हुए, और एक आम और एक केला, एक आम और एक केला ही हुए। लेकिन अगर दोनों को फल कहेंगे तो 2 फल हो गए ना, बस वही बात है, आप समझ लीजिए।
तो ये होते हैं आपके सजातीय। ये जो है इनको हम कह सकते हैं सजातीय, एक ही जाति वाले भाई है ये, इसलिए ये सजातीय माने गए हैं। अब विजातीय का क्या सीन है भाई? जो विजातीय हैं वो क्या है? वो दूसरे से मिलकर बनेंगे। आइए समझते हैं कैसे बनेंगे। ये चार्ट आप ऐसे कैसे एक बार अपने तरफ नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। ये संधि का नियम है, ये समझ लीजिए आप। पहला नियम संधि का मैंने बता दिया है, ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं। आप वही ए और ई और ऊ तीन वर्णों को ले लें, ठीक है। अब ए में अगर आप ई मिलाएंगे ना, तब आपकी बनेगी ये वाली ए। सुनना ध्यान से, एक तो ये सिंगल बन गई, ठीक है। ऐ ऐसे इसके रूप बनेंगे, आप इसको ऐ ऐसे बनाइए। आगे संधि में जब हम पढ़ेंगे तब इनको और तरीके से समझ लेंगे, अभी इस फिलहाल में ऐसे समझ लीजिए आप। दूसरा ए में आपका ये वाला ए मिला देंगे ना भाई, ये अब काबिल हो गया, ये किसी को भी अपना समर्थन दे सकता है, बड़ा नेता हो गया। इसलिए इस नेता साहब ने इसका बड़ा भाई दे दिया एक और, कि लो साहब एक और नेता तैयार कर दिया मैंने। अब इसमें हम ऊ लगाते हैं तो बनता है ओ, और अगर इस ओ को मिला देते हैं उसी ए में तो बन जाता है आऊ, ठीक है। ये कैसे बने आपके चार, आपको समझ में आया? ये तो सजातीय थे पहले वाले, अब ये विजातीय है। ये तो था दूसरी जाति का, ये था दूसरी जाति का, इन्होंने ये बनाया, ये दूसरी जाति का था, ये दूसरी का था, इसने ये बनाया। ये यहाँ पर ये दोनों एक जाति के मिल करके ये मिलाए, दोनों अलग अलग के ये बनाया, फिर इससे और इससे मिलकर ये बन गया, है ना। तो आप थोड़ा सा इस वर्गीकरण को समझ लीजिए, ये आपको बहुत काम में आने वाला है। आगे आप देखिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नीचे वाले को एक बार और देख लीजिए। ये आपके मूल है, इन्हीं तीनों से मिल करके ये सारे बने हैं। अगर इनके भाई बंधु ये हैं, ये तो आपके हैं सजातीय, और इनके आगे वाले हैं विजातीय। ध्यान रखिए बस, आगे वाले जो आपके हैं 4, 5, 6, 7 वो सब सजातीय हैं, और उनके आगे वाले विजातीय हैं। अब ये सजातीय विजातीय का खेल खत्म। आगे बढ़ लेते हैं हम। जीभ के प्रयोग के आधार पर आप एक बार उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करिए मेरे साथ साथ में। आगे देखिए, जीभ का क्या प्रयोग है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ से किस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं, तो एक बार पूरे स्वर बोल के बताइए। पूरे स्वर बोलिए एक बार मेरे साथ में आप। ए, आ, ई, ऊ, री, है ना। इस प्रकार से पूरे स्वर आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए, आई, ओ, औ, और 2 भाई साहब तो स्वर है ही नहीं है, उनको तो आप मानो ही मत हो, ठीक है। तो अब एक बार बोलते जाइए, ए, आ, ई, ऊ। जीभ चारों तरफ घूमी कि नहीं घूमी आपकी, तो इसका मतलब एक जगह से तो नहीं होता है इनका उच्चारण। तो जीभ का जो भाग काम में जिस रूप में आ रहा है, जिस व्यंजन को जिस स्वर को उच्चारित कर रहा है, जिस उच्चारण को उच्चारित कर रहा है, बस वही उच्चारण आपका उसका रूप कहला जाता है कि अग्र है, पश्च है, मध्य है। देखो एक बार तरीके से, अब आपका
अग्र जब पढ़ते हैं यानी आगे वाला जो भाग काम में आता है जब, उसको अग्र कह देते हैं हम। जीभ के प्रयोग के आधार पर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है अग्र कहा जाता है। जीभ का चित्र आप बना लो बड़ा सा यहाँ पर। ये हुई आपकी जीभ, ठीक है। तो ये आपका हुआ पश्च भाग, नहीं हुआ। ये हो गया आपका अग्र भाग, ये आपका अग्र हो गया, ये हो गया मध्य, समझना। तो जब आप उच्चारण करके देखोगे जिधर की साइड झटका लग रहा है, जिधर की साइड जोर आ रहा है आपकी जीभ को, बस वही आपका है उच्चारण। एक बार आप ई री ए लगा के देखिए, क्या क्या, छोटी ई, बड़ी ई, लगाइए, बोलिए मतलब ई, और ये वाला री आपका बड़ा री तो आता है लेकिन अब कोई काम ही नहीं लेता, उसको लिखते नहीं अपन। ये चारों आप लगा के देख लीजिए, ई री ए, आगे वाला ही भाग आपका ऐसा लगेगा दबाव में महसूस हो रहा है ना। तो बस ये चारों आपके अग्र हैं। लिख लीजिए परिभाषा के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है अग्र स्वर कहलाते हैं, है ना। अब आप आगे देखिए मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम में आता है या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में हम बल पड़ता है कह सकते हैं, या मध्य भाग को हम काम में लेते हैं, वही बात है। तो इसमें केवल आपका ए आएगा, है ना। पश्च स्वर में आप देख लीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम में आता है हम उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम में आता है हम उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च में आपका आएगा आ, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, ओ और औ। ये आपके पांचों के पांचों भाई आ जाएंगे पांडव, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीभ का पिछला भाग काम में आ रहा है, आप आराम से प्रयोग में लीजिए। आ ऊ, ओठ पे ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ जीभ पे दीजिए। ऊ, ऐसा लगा जीभ पीछे से ऊपर उठ रही है ना। लगेगा, आप बोल के चेक कर लीजिएगा, वहीं पर प्रयोग के आधार पर पूछ ले तो बस, है ना। अब पश्च पे आ गया हम, अब ओठ के पे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए ओठों के स्थिति के आधार पर अब वर्गीकरण देखो आप। ओठों की स्थिति का मतलब होता है ओठ की जिस भाग से हम उसको बोलते हैं, तो जब किस प्रकार से हमारे ओठ होते हैं। एक मुंह खुलना होता है, एक ओठों क्या होता है, ओठ गोल खुल रहे हैं क्या, कैसे खुल रहे हैं ना। एक तो ओठों की स्थिति के आधार पर, एक मुंह के गुलाई के आधार पर कह सकते हैं जो ओठों की स्थिति है ना ये। लेकिन एक ओठों को खुलने बोलने के आधार पर भी होता है, वो वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा, यहाँ दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार ही आप पढ़िए। ओठों की स्थिति अगर पूछे तो यही है, आवर्तमुखी और व्रतमुखी। जब ओठ गोल हो जाते हैं तो व्रतमुखी कहते हैं, व्रतुल कहते हैं उसको, है ना। और जब ओठ आपके गोल नहीं होते हैं तो उसको आवर्तमुखी या अवर्तुल कहते हैं। देखिए एक बार ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है देखिए। ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, आवर्तमुखी और व्रतमुखी। व्रतमुखी को बाद में जानेंगे, पहले आप आवर्तमुखी को जान लेते हैं, ठीक है। आवर्तमुखी में क्या आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल होते हैं उन्हें आवर्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं ना, लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं ना आपके,
होंठ गोल हो जाते हैं, बस वही आपके स्वर जो है गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण गोलाकार नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाते हैं वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखो मेरे साथ में एक बार, जिन वर्णों को मैं लिख रहा हूँ। ऊ, दोनों ऊ लिखो एक बार। ठीक है, ओ और औ, ऊ, ऊ, ओ और औ बिल्कुल गोल होएगा। औ, चेक कर लो, हाथ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखो, ये ऊ ऊ औ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ पूरी तरह से गोलाकार हो जाते हैं उनको हम वृत्तमुखी कहते हैं। बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ये मैंने मिटा दिया। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक और परिभाषा जान लेते हैं वृत्तमुखी की। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृत्तमुखी या अवृत्तमुखी कहते हैं, है ना। उल्टा आप पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, जिनमें उच्चारण में गोल नहीं होते हैं मुख, वो होते हैं आपके आवृत्तमुखी। ए, आ, दोनों ई, और ये आपका री भैया, ए और आई। ठीक है, इसकी परिभाषा ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ पूरी तरह गोल नहीं हो या जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हो उन्हें आवृत्तमुखी कहते हैं। अवर्तुल भी कहे जाते हैं ये। वर्तुल यानी गोल, है ना, और अवर्तुल यानी कम गोल। आवर्तुल, अवर्तुल। आ को ए भी कहे देते हैं कई जगह, अवर्तमुखी भी कहा जाता है, आवृत्तमुखी भी कहा जाता है ना। आ ये विशेषण वाला आ नहीं है, ये विपरीत वाला आ है, ध्यान रखिए। वृत्तमुखी का आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ओठ पूरी तरह गोल हो जाते हैं। ओष्ठ जो है गोल होते हैं। ओष्ठों की क्या खासियत हो जाती है, गोल हो जाते हैं बिल्कुल बोलते समय पर। बस यही बातें आपको जानने योग्य हैं। आगे आप बढ़ लीजिए। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, इस आधार पर विद्वानों के मतभेद बड़े हैं, तो 2-3 विद्वानों के हम देखेंगे और इसी के साथ में इसका वर्गीकरण एक और रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर, और वो वर्गीकरण आपका उच्चारण स्थानीय माना जाता है, जो उच्चारण स्थानीय का अपने आप में अलग टॉपिक भी माना जाता है। मुंह की स्थिति के आधार पर स्वर के मतभेद है। पृथ्वीनाथ पांडे जी जो कहते हैं वो कहते हैं संवृत स्वर, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, है ना। डॉक्टर हरदेव वारी जी कहते हैं संवृत, अर्धसंवृत और विवृत, चारों ने 4 बताए हैं सबने, लेकिन इनकी जो संख्या है, मतलब इनके जो प्रकार में कौन कौन से स्वर रखे हैं वो अलग अलग है। कामता प्रसाद और वासुदेव नंदन जो प्रसाद जी हैं उन्होंने अलग अलग रखे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति गंभीर है। आप एक बार इसको बिना कन्फ्यूजन के पढ़ने की कोशिश करें। तो ये है कि मुंह कितना खुल रहा है। पहली बात तो मेरे हिसाब से ये वर्गीकरण ही गलत है भाई। हमने जब ऊपर 2 वर्गीकरण पढ़ ही लिए हमारे मुंह की ओठ की स्थिति के आधार पर, तो या तो ओठ की स्थिति के आधार पर पढ़ लो या इसी को पढ़ लो फिर भी। लेकिन अगर ये मानते नहीं है तो आप देख लीजिए। तो पहले पृथ्वीनाथ पांडे जी का हम देख लेते हैं एक बार। पृथ्वीनाथ पांडे जी बड़े व्याकरण शास्त्री हैं, नए हैं, तो इनका भी वर्गीकरण पूछा जा सकता है। पृथ्वीनाथ पांडे जी कहते हैं कि जिव्या की स्थिति के आधार पर 4 होते हैं। जिव्या की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण पूछा जा सकता है। ये जिव्या की स्थिति के आधार वाला वर्गीकरण है, ना कि मुंह खुलने का, है ना। तो ये है कि जिव्या की स्थिति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। तो संवृत में मुंह कम खुलता है उन्हें संवृत कहते हैं पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार। ध्यान रखिए, ई री और ई उ री, छोटा बड़ी ई और बड़ा उ और री,
अर्धसंवृत कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्थिति से कुछ अधिक मुंह खुलता है, थोड़ा सा ज़्यादा अर्धसंवृत कहे जाते हैं। छोटा ई और बड़ा ऊ। ठीक है। विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। आ, ए और ऊ। आ पूरा खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। औ पूरा खुलेगा। औ पूरा नहीं खुल रहा है, ध्यान रखिए। ये यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना, ये इसीलिए लोगों ने सवाल उठाए। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है। ये थोड़ा सा क्या है भाई, 5 प्रकार से मुंह खोलोगे क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं है, मुंह खोलो। ए, आई, ओ, ओके। एक इनमें थोड़ा सा फर्क आया है, छोटा ए की जगह एक छोटे वाले कर दिए इन दोनों में। ये छोटा ए नहीं होता है, कभी भी ए होता है, वो आ होता है ना। ये भी कभी कभार कन्फ्यूज डाल देते हैं, ए और ए ओ। अब हरदेव भारी जी क्या कहते हैं देखिए, पृथ्वीनाथ पांडे जी वाली में एक गलती मैंने आपको क्लियर कट पकड़ाई है। तो ये औ जो है ना, ये यहाँ पर गलत आया है और सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ओ जो है ना, ये यहाँ पर आ जाता मेरे हिसाब से, जहाँ तक आप एक बार बोल के देखो, एक बार बोल के देखो। पृथ्वीनाथ पांडे जी ने करी या तो किसी और ने बाद में। अब हरदेव भारी जी कहते हैं कि जिह्वा के बाह्य भाग की ऊंचाई के आधार पर मुख खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार में। भाई जिह्वा का बाहरी भाग किधर जा रहा है, मुंह किधर से खुल रहा है, जहाँ खुलेगा वहीं जिह्वा टकराएगी। समृत स्वर में आपने इन्होंने 2 रखे, ई और ऊ। परिभाषा वही है, इसकी परिभाषा वही है इनकी, है ना। और अर्धसमृत में है ए औ। ए औ कैसे आ गया, आई कहाँ गया? और विवृत में आ और अर्धविवृत स्वर में ए। फैल है ये भी। लूसेंट वाले भाई साहब ने लिखा मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। हरदेव भारी जी का पूछा जा सकता है, हालांकि हरदेव भारी जी का ये खास वर्गीकरण अच्छा नहीं है, लेकिन बड़े व्याकरण शास्त्री है, पूछा जाता है इनका प्रश्न, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए यहाँ पर ना। हाँ, लूसेंट के आधार पर समृत में है ई ऊ। अर्धसमृत में है ए औ। विवृत में आ। अर्धविवृत में ए आई ओ औ, अंग्रेजी वाला। यहाँ तक पृथ्वीनाथ पांडे का इन्होंने फॉलो किया, थोड़ा सा अलग है बस। और लूसेंट जो अरविंद कुमार जी वाली है, उसमें एक और दिया हुआ है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कहा जाता है इसको। बिल्कुल अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कहा जाता है, कई जगह मैंने भी देखा है। अभ्यंतर प्रयत्न समृत स्वर में ई ऊ, और अर्धसमृत में ए आई ओ औ। विवृत में आ, अर्धविवृत में ए। इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, ध्यान रखिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज को आप अपने पास रख लीजिए। ये पेज आपके लिए एकदम रामबाण है, इसमें से कम 2 प्रश्न मिलेंगे। व्याकरण की कमज़ोर कड़ी जो होती है ना, उसमें आपको प्रश्न ज़्यादा फंसाए जाते हैं महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, ध्यान रखिए। कामता प्रसाद गुरुजी और वासुदेव सत्तर ने बताया ही नहीं, इन्होंने हटा बोले कोई दिक्कत नहीं है। और स्वरों का उच्चारण स्थान है, एक वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर भी कहा जाता है। देख लीजिए, उच्चारण स्थान ए और आ का कंठ है, इनको कंठे कहा जाता है। ई का तालु है, तालव्य कहा जाता है। ऊ का ओठ है, होंठ है ना, ओष्ठ कहा जाता है। ऊ का ओठ है ही है, और री का मूर्धा है, मूर्धन्य कहा जाता है। ए आई का है आपका कंठ और तालु, कंठ तालव्य कहा जाता है। ओ औ का है आपका कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ कहा जाता है। ये जो ऊपर अंडरलाइन कर दी है, ये स्वर संधि की कर दी है, स्वर संधि यहाँ से शुरू हो गई, ध्यान रखिए। स्वर संधि एकदम इन्हीं में फंसी हुई है, ध्यान रखिए। यहाँ पर इनमें आप मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल इनमें थोड़ा उच्चारण स्थान का ध्यान रखिए। अब आपका स्वर कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। व्यंजन अगली कक्षा में मैं बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है लाइव भी आया जाए, हो सकता है बिना लाइव के काम हो जाए, तो आप इंतज़ार करिएगा। ये जल्दी से जल्दी व्याकरण को ख़त्म करने का मेरा एक मिशन है, जिसमें आपके 8-10 क्लासें बड़ी करके और व्याकरण को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका जो है वर्ण विभाग हो गया और पद विभाग भी हो गया, तब भी आप काम आराम से कर लेंगे। वाक्य में आपको ज़्यादा झंझट लगेगा, लेकिन उसमें इतना झंझट
आपका है नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए आपसे विराम लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। पूरी कोशिश करी जा रही है आपको सफल बनाने की, लेकिन परिस्थितियाँ भी अनुकूल होनी चाहिए और समय भी आदमी के पास होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इस प्रकार का कोई वादा नहीं करूँगा जो नहीं निभा सकता। फ़िलहाल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सामग्री प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो टेलीग्राम भी है हमारे पास, उस टेलीग्राम पे आपको ये बता सकता हूँ मैं। समय नहीं है, नहीं तो टेलीग्राम पे आपकी प्रश्नोत्तरी होती और यहाँ भी प्रश्नोत्तरी करवाने की सोचते। फ़िलहाल के लिए आप कुछ सामग्री जितनी ले सकें उतनी ले लीजिए। सामग्री में आपकी यहाँ पर ये पुस्तक मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके अलावा आपकी जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे वाली है वो, और जो मूल पुस्तकें हैं आपकी उनका फ़िलहाल में आप पढ़ नहीं पाएंगे कुछ भी, लेकिन सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बातों में से कुछ पुस्तक में कुछ विशेष बातें होंगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। आपके सपोर्ट की आवश्यकता हमें भी है और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि हम आपके लिए बहुत काम कर रहे थे। धन्यवाद।